Hello friends, we are taking 12th physics and chapter 7 alternating current, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसके अंदर हम सबसे पहले ऐसी वोल्टेज इक्वेशन लेते हैं, साथ ही ऐसी वोल्टेज इक्वेशन और ऐसी करंट इक्वेशन दोनों किस तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं जो इसके अंदर यूज होगी। तो हम सबसे पहले लेते हैं फाई मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आप जानते हैं, इसकी डेफिनेशन जो होती है उसके हिसाब से फाई इक्वल टू बी डॉट ए, where B is the magnetic field and A is the area of a coil. Now, by scalar quantity product phi equal to BA cos theta, ये आप स्केलर प्रोडक्ट के हिसाब से आप जानते हैं, हमने उसको यूज किया है। हम इसे आगे बढ़ाएं तो phi इक्वल टू बी ए, और आप देखें कोस थीटा, यानी एक सर्कुलर मोशन के अंदर हम जानते हैं सर्कुलर मोशन यहाँ एक कॉइल का एक टर्न है और इसके अंदर हम सपोज आर इसकी रेडियस है और पॉइंट ए टू बी तक अगर मान लो एक करंट का कोई एलिमेंट अगर मूव करता है तो उस केस में यहाँ अगर ये थीटा एंगल है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो उस केस में टी टाइम एलिमेंट के अंदर अगर वो थीटा एंगल ऑक्यूपेट करे तो यूनिट टाइम के अंदर वो थीटा अपॉन टी टाइम करेगा, और ये जो होता है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और इससे हम थीटा इक्वल टू ओमेगा टी ले लेते हैं। सो बी ए कोस थीटा, इस थीटा को हम ओमेगा टी से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी। नाउ वी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी इन दिस इक्वेशन, देन डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू बी ए, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी एक तरह से ये पूरा कंपोजिट फंक्शन है। हम मैथ्स का भी एक वीडियो लेंगे, बाद में उसमें देखेंगे। तो इसमें ओमेगा टी का भी टी के रेस्पेक्ट होगा, ये ओमेगा हो जाएगा, तो उस केस में डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहां आप देखें, यहां तक जो आपने देखा डी फाई अपॉन डी टी, यानी डी फाई अपॉन डी टी इज द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप देखें फैराडे का जो सेकेंड लॉ है, आप जानते हैं बाय Faraday's second law, d phi अपॉन dt माइनस में ये E होता है EMF। तो ऐसे कंडीशन में आप इसको माइनस E कर लें तो ये माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। दिस इंप्लाइज फाइनली, अच्छा ये जो है ये यूनिट यानी एक टर्न्स के लिए है, कॉइल्स के एक टर्न्स के लिए है, टर्न के लिए है। अगर हमारे पास में nth टर्न हो, nth टर्न्स अगर कॉइल्स के अंदर हो तो उस केस में हमारे पास में ये E इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। नाउ फाइनली
हम इसे E को कैपिटल E से EMF से रिप्लेस कर दें और ये हो जाएगा E0 साइन ओमेगा t, which is the finally AC voltage equation of given circuit or coil, where E0 equal to NBA ओमेगा। आप देखें कि ये वोल्टेज इक्वेशन जो है ये एक प्रकार से साइन के फंक्शन में है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ये ओ अपने पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग ई हो जाएगा और इधर एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम हो जाएगा। तो आप देखें कि दिस इक्वेशन इज साइनसोइडल, यानी आप देखें कि ये जो इसका है एम्पलीट्यूड का हो और ये कहलाएगा E0, जो ये E0 इक्वल टू NBA ओमेगा है। और इस प्रकार से हमारा ये एक तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला वेव इक्वेशन बन जाता है। ये हमारा एसी वोल्टेज इक्वेशन कहलाएगा। तो इसके बाद हम आगे लेते हैं, आप देखें ये वोल्टेज इक्वेशन है और इसके अंदर अच्छा ये यहाँ E0 जो है ये एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज या फिर इसको हम पीक वैल्यू ऑफ EMF कहेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट फॉर करंट AC वोल्टेज के इक्वेशन के बाद में AC करंट इक्वेशन ले तो वो हो जाएगा I इक्वल टू E अपॉन R। ये I इक्वल टू अपॉन R by Ohm's law we have already read in earlier classes। तो I इक्वल टू E की वैल्यू आप यहां से पुट कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास में E0 sin ओमेगा t अपॉन R। दिस implies I इक्वल टू E0 अपॉन R sin ओमेगा t। इट मीन्स I इक्वल टू ये I0 sin ओमेगा t, which is the finally equation of AC current। तो आप देखें हमारे पास दोनों ही वोल्टेज और AC वोल्टेज और AC करंट के जो इक्वेशन आए और बोथ इक्वेशन आर साइनसोइडल, which is represented a simple harmonic motion, this type of wave। तो दोनों में देखिए आप दोनों ही इक्वेशन एक प्रकार से सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह है। आप देखें थोड़ा इसको स्टडी कर लें। यहां से हाफ साइकिल में ये t, यहां पर ये 2t, ये यहां पर जो है t/2, यहां पर पूरा t बन जाएगा। यानी आपको मालूम है कि टाइम पीरियड जो होता है एक पूरे साइकिल में कवर किया हुआ टाइम होता है, तो ये हाफ साइकिल हुआ वेव्स का, तो उस केस में ये टाइम t/2 लगा और ये हाफ हो रहा, तो यहां तक ये पूरा एक टाइम पीरियड पूरा हुआ। तो हम इसी से आप देखें एक बात और यहां क्लियर कर लें, जो हम एंगुलर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। आप देखें कि यहां से यहां तक जो पूरा टाइम है, इस टाइम t टाइम में हमारे पास में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 2π। तो उस केस में यूनिट टाइम के अंदर बनेगा वो 2π अपॉन t, और इसी को हम ओमेगा कहते हैं इसके अंदर। तो ये भी थोड़ा इससे स्टडी कर लें और ध्यान में रखें। तो ये इस तरीके से हमारे पास में E और I दोनों के लिए इक्वेशन हमारे पास में आ चुके हैं। अब हम इसके अंदर कुछ पार्टिकुलर केस लेते हैं जिसके अंदर हम E और I की फेज के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट
देखें इसके अंदर हम सबसे पहले लेते हैं इसका टॉपिक 7.2 ले लेते हैं। इसमें एसी सर्किट कंटेन्स प्योर रजिस्टर, यानी हम ऐसा सर्किट लेते हैं जिसके अंदर प्योर रजिस्टर हो। तो हम देखें सबसे पहले हम इसके अंदर एक सर्किट लेते हैं ऐसी, और इसके अंदर ये प्योर रजिस्टर है और इसके अंदर हम ऐसी वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। ये हमारा सर्किट है और ये एसी वोल्टेज E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। आप देखें हम लेते हैं इसको पूरा हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। लेट एन ऐसी सर्किट कंटेन्स प्योर resistance then equation of AC voltage that applied E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास में एक इक्वेशन है जो हमने पहले अप्लाई कर रखा है। अब हम रजिस्टर जो प्योर रजिस्टर जब इसके अंदर कंटेन्स है सर्किट के अंदर, तो उस केस के अंदर हम इसमें करंट I निकाल लेते हैं। तो फॉर ऐसी करंट I इक्वल टू E अपॉन R इक्वल टू E sin ओमेगा टी अपॉन R। दिस इंप्लाइज I इक्वल टू E0 अपॉन R को हम I0 साइन ओमेगा टी लिखते हैं। ये हमारे पास में दोनों इक्वेशन है। दोनों ही इक्वेशन का आप कंपेयर करें तो आप देखें कि दोनों इक्वेशन में फर्स्ट वाले वोल्टेज के अंदर E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी और करंट के अंदर I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये दोनों इक्वेशन आप कंपेयर करें, आप देखें इसके अंदर एंगल जो कि फेज डिफरेंस कहलाएगा, फेज एंगल, आप देखें इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बाय इक्वेशन 1 and 2 we get voltage and current both are in same phase। दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों ही जो इक्वेशन है बिल्कुल पैरेलल है, सेम है। तो इसमें कोई, अब इसमें अपन ले लेते हैं फेजर डायग्राम। पहले आप देख लें तो हमारे पास में जो E का जो इक्वेशन था उसका डायग्राम हमारे पास में ये इस प्रकार से है, जिसमें हमारे पास में ये जो है इसका एम्पलीट्यूड है E0, यहाँ हमारे ऑन वाई एक्सिस E एंड I बोथ है। तो आप देखें कि ये जो हमारे पास इक्वेशन जो है वो E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी है
और जब हमने I देखा तो I इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी, ये भी आपके यही से चल रहा है। हम इसको डॉटेड से बता देते हैं। इस तरीके से तो आप देखें ये वाला जो डॉटेड वाला है वो I0 है और इसका इक्वेशन जो है हमारे पास में वो I इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी। यानी जब ऐसी वोल्टेज की जो वेव है वो पाई एंगल ऑक्यूपेट करती है तो उस केस में ये भी हाफ साइकिल पूरा करके पाई पर आ जाती है। जब ये 2 पाई पर आती है E, तो उस केस में साथ साथ सेम टाइम T पर I भी वापस एक साइकिल पूरा कर लेती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बोथ E एंड I आर इन सेम फेज, और इसको हम इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं। आप देखें हमारे पास में जो एंगल है वो ओमेगा टी है। आप देखें ये इस तरीके से, ये तो है टाइम और इधर है E एंड I। तो आप देखें ये तो है I0 और ये है E0, दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो इस तरीके से है। ये यहां से यहां तक तो है I0 का एम्पलीट्यूड और ये वाला है पूरा E0 यानी E का एम्पलीट्यूड। तो हम इस तरीके से देखें कि दोनों सेम फेज में चल रही है। इस तरीके से हम हमारा ये ऐसी सर्किट कंटेन्स इन प्योर रेजिस्टर। तो इस कंडीशन में हमारे पास में आप देखें कि यहाँ एक फाइनली हमारा कंक्लूजन ये है कि टोटल जो करंट है वो पूरे साइकिल में 0 हो जाती है, एवरेज करंट। तो इस केस में हम ये देखते हैं कि इसके अंदर पावर कितनी कंज्यूम होती है, हम पावर भी ले लेते हैं। तो पावर के लिए आपको मालूम होगा कि जो पावर डिसिपेटेड जो होती है वो P एवरेज इक्वल टू, आपको पता है कि I स्क्वायर R T होता है। T यूनिट टाइम है इसलिए हम इसको I स्क्वायर R ले लेते हैं। तो P इक्वल टू I स्क्वायर, इट मीन्स हमारे पास में I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी R। तो आप देखें कि यहां क्योंकि पूरा एक साइकिल है तो यहां एवरेज लिया जाएगा इस R वाले सर्किट में। तो उस केस में हमारे पास में I0 स्क्वायर R, तो ये यहां हो जाएगा और हम इसमें एवरेज वैल्यू लेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की। ये हो जाएगा I स्क्वायर R, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो हाफ होती है। चाहे साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो, इन दोनों की जो एवरेज वैल्यू है वो हाफ होती है। हम अलग किसी फॉर्मूले से इसको डिराइव कर सकते हैं, यहाँ मैं डायरेक्ट इसको अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से आप देखें कि इसके अंदर जो एवरेज जो एनर्जी कंज्यूम्ड है, डिसिपेटेड है, वो हमारे पास में हाफ I0 स्क्वायर R इसके अंदर होगी। तो ये टॉपिक अपना इस तरीके से फाइनल क्लियर होता है। दैट्स ऑल, थैंक्स।